ठीक है, फिर चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आपका पेपर फर्स्ट। देखिए पेपर फर्स्ट जो आपका है शैवाल, लाइकेन एंड ब्रायोफाइटा, इसका सबसे पहला चैप्टर है आपका एल्गी। एल्गी मतलब शैवाल। ठीक है, सबसे पहले एल्गी को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले एक टर्म्स पढ़ते हैं, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी या उसको हिंदी में बोलते हैं शैवाल विज्ञान। तो क्या होती है फाइकोलॉजी? इधर देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। मतलब वनस्पति विज्ञान की वह शाखा या ब्रांच जिसमें अपन एल्गी या शैवालों का अध्ययन करते हैं, उस ब्रांच को नाम क्या देते हैं अपन? फाइकोलॉजी, या हिंदी में बोलते हैं शैवाल विज्ञान। ठीक है, देखिए ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जब भी आप अपने एग्जाम्स में बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके जब भी एग्जाम स्टार्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पेपर फर्स्ट का एग्जाम है, तो पेपर फर्स्ट के एग्जाम में शुरुआत वाला जो पार्ट होता है, शुरुआत में आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, एक एक नंबर के या दो नंबर के या आधे आधे नंबर के। तो ये जो सारी टर्म्स हैं वो एक एक आधे आधे नंबर के क्वेश्चनों में पूछी जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इसकी आपकी पेपर फर्स्ट की। तो याद रखनी है आपको फाइकोलॉजी, या तो कई बार याद रखना, ऐसे नहीं है कि पेपर में शैवाल विज्ञान ही लिखा है, कई बार पेपर में सीधा आता है कि फाइकोलॉजी किसे कहते हैं। हिंदी में लिखा होगा फाइकोलॉजी, लेकिन फाइकोलॉजी ही आता है। तो आपको याद रखना है कि फाइकोलॉजी को ही कौन सा विज्ञान बोलते हैं अपन? शैवाल विज्ञान। तो आपको छोटी सी उसमें परिभाषा लिखनी है कि वो शाखा जिसमें अपन किसका अध्ययन करते हैं? शैवालों का, उसको अपन क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। ठीक है, अब आते हैं अपन फादर ऑफ फाइकोलॉजी या फिर शैवाल विज्ञान के जनक पे। तो शैवाल विज्ञान के जो जनक है उनका नाम है F.E. फ्रिश। ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है कि शैवाल विज्ञान के जनक, या इंग्लिश में अपन इसको बोलते हैं फादर ऑफ फाइकोलॉजी। तो फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन हो गए? F.E. फ्रिश। ठीक है, अब उसके बाद आता है भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक या इंडियन फादर ऑफ फाइकोलॉजी। तो भारत के अंदर या हमारे इंडिया के अंदर जो शैवाल विज्ञान के जनक है उनका नाम है M.O.P. आइंगर। तो ये भी आपको नाम याद रखना है, M.O.P. आइंगर। तो दो नाम हो गए फाइकोलॉजी में, फर्स्ट नेम हो गया F.E. फ्रिश। F.E. फ्रिश मतलब फादर ऑफ फाइकोलॉजी, और दूसरे वो आपके हो गए इंडियन फादर ऑफ फाइकोलॉजी या भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक, वो हो गए आपके M.O.P. आइंगर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। आगे देखिए, एल्गी या जो शैवाल है ये एक ग्रीक भाषा का वर्ड है, उसका नाम है एल्गा। एल्गा से मिलकर के बना हुआ है। तो एल्गी जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द या एक ग्रीक भाषा के शब्द से एल्गी की उत्पत्ति हुई है, उसका नाम क्या है? एल्गा। और जब अपन एल्गा की मीनिंग देखते हैं या अर्थ देखते हैं, तो एल्गा मतलब होता है आपका समुद्री खरपतवार, सीवीड्स। इंग्लिश में बोलते हैं सीवीड्स, समुद्र में पाई जाने वाली खरपतवार। खरपतवार सबको पता है, खरपतवार मतलब वो अनचाहे प्लांट्स या अनफेवरेबल प्लांट्स जो कि हमारे लिए मोस्टली काम में नहीं आते। ठीक है, तो शैवालों की शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? एल्गा शब्द से हुई है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? समुद्री खरपतवार। चलिए अब शैवालों के अपन आगे पढ़ते हैं। शैवालों के लक्षणों से स्टार्ट करते हैं, आपके कैरेक्टर से, कि शैवाल के अंदर कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, कौन कौन से उसके कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इधर देखिए, शैवालों की जो बॉडी है या इनका जो शरीर है उसको अपन थैलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैलस। मतलब इनका जो शरीर है वो थैलस के रूप में पाया जाता है। अब थैलस का मतलब होता है एक तरीके का थैला, थैले लाइक स्ट्रक्चर या बैग लाइक स्ट्रक्चर। थैला मतलब कोई ऐसी चीज जिसको देखकर अपन ये नहीं बता सकते कि इसको किस किस पार्ट में अपन डिफ्रेंशिएटेड कर सके। जैसे आपने देखा होगा कि प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में आपको तना अलग दिखाई देता है, पत्तियां उसकी अलग दिखाई देती हैं, और जो नीचे की तरफ होती है वो जड़, उसकी रूट्स वो आपको अलग दिखाई देती है। तो आप किसी भी प्लांट को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि उसमें तना कहाँ है, उसकी पत्ती कहाँ है और उसकी जड़ कहाँ है। लेकिन
जो शैवाल होते हैं उनको देखकर अपन ये पता नहीं लगा सकते या उनमें ये डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते कि उनमें जड़ कहाँ है, उनका तना क्या है, कौन सा पार्ट है, उनकी पत्तियां कौन सी पार्ट है। तो ऐसी संरचना जिसके अंदर जड़, तना और पत्ती, इसमें अपन डिफरेंशिएशन या विभेदीकरण नहीं कर सकते, उस संरचना को अपन क्या बोलते हैं, थैलस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है थैलस। देखिए ये हमेशा पेपर में आता है मोस्टली कि जो शैवाल होते हैं उनकी संरचना या उनकी जो प्लांट बॉडी है वो किस तरीके की होती है, किस टाइप की होती है। तो आपको बस एक छोटा सा वर्ड लिखना है, वो है आपका थैलस। ठीक है, तो इनका पहला कैरेक्टर ये हो गया कि इनका जो शरीर होता है वो किसके रूप में पाया जाता है, थैलस के रूप में, जो जड़, तना और पत्ती में विभेदीकृत नहीं होता। अब आते हैं अपन इसके सेकंड कैरेक्टर। तो सेकंड कैरेक्टर इसका ये है कि इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अब वर्णक क्या होते हैं, वैसे वर्णक आप मोस्टली 12th में पढ़ के आए। क्लोरोफिल, पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, ये छोटी सी लाइन 10th से पढ़ते हुए आ रहे बच्चे। और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही प्लांट्स क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण मतलब इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस। अब प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या होता है कि प्लांट्स का भोजन बनाने की या प्लांट्स के द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को ही अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण करने के लिए प्लांट्स में कुछ वर्णक पाए जाते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक। इसको हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल इसका बस यहां तक ये देखिए दूसरा कैरेक्टर कि जो शैवाल होते हैं उनमें कौन से वर्णक पाए जाते हैं, आपके प्रकाश संश्लेषी वर्णक। और प्रकाश संश्लेषी वर्णकों की उपस्थिति के कारण ही ये कौन सी क्रिया दर्शाते हैं, आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, फोटोसिंथेसिस, मतलब अपना खाना ये खुद बना सकते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। ठीक है, अब अपन चलते हैं तीसरे कैरेक्टर की तरफ। तो तीसरा कैरेक्टर है इसका ये कि ये जो शैवाल है या तो एक कोशिकीय हो सकते हैं या आपके बहुकोशिकीय हो सकते हैं, या तो मोनोसेल्यूलर या फिर यूनिसेल्यूलर या फिर मल्टीसेल्यूलर। देखिए एक कोशिकीय का मतलब क्या है, वैसे सबने पढ़ा है, मोस्टली बच्चों ने पढ़ा होगा 12th में। एक कोशिकीय का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जिनकी पूरी बॉडी एक कोशिका से मिलकर बनी है। तो बहुत सारे शैवाल ऐसे भी हैं जो पूरे के पूरे केवल एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, तो उनको तो बोलते हैं एक कोशिकीय। और कुछ ऐसे शैवाल भी अपन को देखने को मिलेंगे जिनका शरीर जो है वो एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना होगा, ऐसे प्लांट्स को अपन क्या बोलेंगे, बहुकोशिकीय। तो जो शैवाल है वो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय दोनों टाइप के हो सकते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे कि कौन से एक कोशिकीय और कौन से बहुकोशिकीय। नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए फोर्थ, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, अब सबको पता है कि प्लांट्स हैं तो ऑब्वियसली सेल वॉल तो होगी। सेल का तो मेन कैरेक्टर उसमें यही है कि पादपों की सबसे बाहरी भित्ति, उसको अपन क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति या सेल वॉल। तो इनकी जो कोशिका भित्ति है वो किस किस से मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज से और एक आपके पैक्टिन से। ये आपके सेल्यूलोज और पैक्टिन है, तो ये इनकी कोशिका भित्ति किससे बनी है, सेल्यूलोज से और आपके पैक्टिन से। अब आता है नेक्स्ट कैरेक्टर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कैरेक्टर ये एक और, मोस्टली जो शैवाल होते हैं वो जल में पाए जाते हैं। तो मोस्टली जो शैवाल है वो जलीय होते हैं, लेकिन कुछ शैवाल जो है वो स्थल पर भी पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। तो इधर ध्यान दीजिए, स्थलीय आवास के शैवाल जो होते हैं उनके आधारीय भाग पर या उनके निचले वाले भाग पर एक संरचना हमको दिखाई देती है, उस संरचना को अपन क्या बोलते हैं, मूलाभास। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एल्गी। अब मूलाभास को इंग्लिश में बोला जाता है आपका राइजोइड्स। इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये शैवालों का। तो इसके शैवालों के कैरेक्टर का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो स्थलीय आवास में, लेकिन ये केवल स्थलीय आवास में देखने को मिलते हैं, जो स्थलीय आवास के जो शैवाल होते हैं उनके आधारीय भाग पर एक जड़ के जैसी दिखने वाली संरचना मिलती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मूलाभास या राइजोइड्स। अब इसका काम क्या है, देखो जड़ का काम क्या होता है प्लांट्स में, जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना,
लेकिन क्या हमको यहाँ जड़ देखने को मिलती है? नहीं मिलती, हम शुरुआत में बता चुके हैं, क्योंकि थैलस जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक संरचना देखने को मिलती है, अपन उसका नाम क्या है? मूलाभास। तो मूलाभास का काम क्या है? जल और खनिज लवणों का क्या करना? अवशोषण करना। कहाँ से अवशोषण करेंगे? मृदा से। इसको आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, अब बारी आती है जनन की। ठीक है, तो जनन में मोस्टली सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कायिक जनन। कायिक जनन इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कायिक जनन का मतलब यह होता है कि ऐसा जनन जिसमें प्लांट्स का कायिक शरीर भाग लेता है, उसका कोई लैंगिक पार्ट या सेक्सुअल पार्ट काम में नहीं आता, उसकी केवल प्लांट बॉडी काम में आती है। तो इनमें जो मोस्टली कायिक जनन होता है वो कौन सी विधि के द्वारा होता है? द्विविखंडन विधि के द्वारा। द्विविखंडन देखो नाम से पता चल रहा है, द्वि मतलब दो और विखंडन मतलब खंडन होना, मतलब एक शैवाल कोशिका का दो भागों में खंडित हो जाना और दोनों भाग आगे जाकर एक नए शैवाल का क्या कर लेना? निर्माण कर लेना। वैसे डिटेल में इनको पढ़ेंगे आगे अपन। तो एक कैरेक्टर इसका ये हो गया कि इनमें कायिक जनन मोस्टली कौन सी विधि के द्वारा होता है? आपका द्विविखंडन विधि के द्वारा। आगे अपन चलते हैं जब, फिर दूसरा जो जनन आता है इसमें आता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन को इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हमें पता है कि लैंगिक जनन करने के लिए कौन से अंगों की आवश्यकता होगी? लैंगिक अंगों की। अब लैंगिक अंग दो होते हैं, नर में देखने को भी मिलेंगे और मादा में भी मिलेंगे, मतलब मेल और फीमेल। तो नर जननांग या मेल जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है उसको शैवालों के अंदर इस मेल सेक्सुअल ऑर्गन को बोलते हैं पुंधानी। पुंधानी को इंग्लिश में बोलते हैं एंथ्रीडियम। ठीक है, और दूसरा जो आता है मादा जननांग या फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स, उसको शैवालों में उसका नाम है स्त्रीधानी। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन के आते हैं कि नर जननांग को क्या कहते हैं और मादा जननांग को क्या कहते हैं। तो नर जननांग को तो बोलते हैं पुंधानी और मादा जननांग को क्या बोलते हैं अपन? स्त्रीधानी। स्त्रीधानी को इंग्लिश में बोलते हैं आर्कीगोनी। तो ये हो गया एंथ्रीडियम और ये आपका क्या हो गया? आर्कीगोनी। तो ये थे आज शैवाल के सारे कैरेक्टर कि इनका शरीर कैसा होता है? थैलस के रूप में होता है, जो कि जड़ तना पत्ती में विभेदीकृत नहीं होता। मोस्टली किसमें पाए जाते हैं? जल में। देखिए शुद्ध जल में भी मिलते हैं, मतलब लवणीय अलवणीय जल में भी मिलते हैं और ये लवणीय में भी मिलते हैं, वो डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा है कि इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक मिलते हैं, जिसके कारण ये किसमें भाग लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण में। एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और आपके बहुकोशिकीय भी। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की और पेक्टिन की। स्थलीय आवास में जो मिलते हैं उनके आधारी भाग पर क्या संरचना मिलती है? राइजोइड्स। कायिक जनन किसके द्वारा होता है? द्विविखंडन। और नर जननांग और लैंगिक जनन में नर जननांग को क्या बोलते हैं? पुंधानी और मादा जननांग को बोलते हैं स्त्रीधानी। देखो यहाँ पढ़ने का, ऑनलाइन पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने बस एक बार देख लिया और ठीक है बस एक बार देख लिया हो गया। ऑनलाइन पढ़ने का भी मतलब ये है आप एक तरीके से इस तरीके से पढ़ा कीजिए कि आप क्लास में बैठे हैं और टीचर आपको सामने बोर्ड पे पढ़ा रहा है। तो जो चीजें टीचर पढ़ा रहा है उसको इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि एक बार में ही देखकर आपको तुरंत ही रिवाइज हो जाए। अब आपको ये कैरेक्टर टिप्स पे याद हो जाने चाहिए कि पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था, बस हो गया। अब घर पे याद करने की जरूरत ही नहीं है, बाद में कॉपी खोलने की जरूरत ही नहीं। तो इस तरीके से याद किया करो कि टिप्स के अंदर ये याद हो जाए कि फर्स्ट कैरेक्टर ये था, सेकंड ये था, थर्ड ये था, फोर्थ ये था। तो ये आज के इनके शैवालों के कैरेक्टर थे, इसको अच्छे से याद करना है आप लोगों को। ठीक है, देखिए शैवालों का लक्षण कंप्लीट है। अब शैवालों के लक्षण के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो आता है शैवालों का आवास। आवास को इंग्लिश में बोलते हैं अपन हैबिटेट, हैबिटेट ऑफ एल्गी। ठीक है, शैवालों का आवास। अब शैवालों के आवास को देखो, अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आए बोर्ड से या कोई दिक्कत हो या दिखाई देने में कोई दिक्कत हो तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको इतना तो दिख जाएगा आराम से कि जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, और आपको मैं नोट्स दूंगी इनके, तो आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे इनके, तो आपको उसकी टेंशन की जरूरत नहीं है कि मैम हमको तो कुछ दिखता ही नहीं है या हमको टाइम नहीं मिल पाता लिखने का, तो ऐसा कुछ भी टेंशन नहीं लेना। तो आपको इनके नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स में बकायदा आपको एक एक चीज लिखी हुई मिलेगी। यहाँ हमारा मोटिव केवल इतना सा है कि आपको देखिए कुछ चीज ऐसी होती है, पढ़ने को तो अपन घर पे भी बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि ऐसे ही अपन पढ़ सकते तो फिर तो हमको
टीचर की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। ठीक है, अब इस कोविड-19 कंडीशन में चूंकि हमारी क्लासेस नहीं लग सकती कॉलेजेस में, तो इसलिए हमारी ये ऑनलाइन क्लासेस लगी हुई है। तो ऑनलाइन क्लास का मतलब भी देखिए, हम यहाँ बिल्कुल एक तरीके से इस तरीके से पढ़ाने के लिए आते हैं ऑनलाइन भी, जैसे कि अपन ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं। तो अब टेंशन आप बिल्कुल मत लो नोट्स की, नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपसे जितना लिख जाए आप लिख लो अपने पास एक तरीके का छोटा मोटा नोट्स बनाने के लिए। नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन क्लास। तो शैवालों का जब अपन आवास देखते हैं, आवास का मतलब क्या होता है? आवास मतलब वो स्थान या वो जगह जहां पर कौन पाए जाते हैं? शैवाल। तो शैवालों को अपन जब आवास देखते हैं तो उनको 3 आवासों में बांटा गया, जलीय आवास, एक्वाटिक हैबिटेट, स्थलीय आवास, आपका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, और एक होता है असामान्य आवास या एब्नॉर्मल हैबिटेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें हाईलाइट करते हैं वो है आपका जलीय आवास। तो जलीय आवास जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जल में पाए जाने वाले शैवाल, ऐसे शैवाल जो किसमें पाए जाते हैं? आपके जल में। ठीक है, तो ऐसे शैवालों को कौन से शैवाल कहेंगे अपन? जलीय शैवाल, एक्वाटिक एल्गी। अब सबको पता है जैसे कि पानी भी 2 तरीके का होता है मोस्टली, एक तो पानी होता है शुद्ध पानी, एक होता है शुद्ध पानी। शुद्ध पानी मतलब ऐसा पानी जिसमें लवण नहीं पाए जाते, लवण मतलब सॉल्ट, नमक। तो ऐसा पानी या ऐसा आवास जिसमें लवण की मात्रा नहीं होती जल के अंदर, उसको बोलते हैं अलवणीय आवास। तो जल के आधार पर भी 3 प्रकार के हो गए एल्गी। ठीक है, एक तो वो एल्गी जो कौन से जल में पाए जाते हैं? अलवणीय आवास में। अलवणीय का मतलब है कि सैलाइन नहीं, नॉन सैलाइन वाटर, मतलब जहां लवण की मात्रा बिल्कुल नहीं होती। दूसरे होते हैं लवणीय आवास, ऐसे एल्गी या शैवाल जो लवणीय वातावरण में पाए जाते हैं या लवणीय जल में पाए जाते हैं, उनको कौन से आवास में रखा गया है? लवणीय आवास में। ठीक है, अब तीसरा आता है गर्म जलयुक्त आवास, ऐसे एल्गी या शैवाल जो कि हॉट वाटर या गर्म जल में पाए जाते हैं, जहां का टेम्परेचर लगभग कितना होता है? 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर। देखिए कितना ज्यादा टेम्परेचर है, तो इतने टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड या गर्म जल में पाए जाने वाले शैवालों को किस आवास के अंदर रखा गया? गर्म जलयुक्त आवास। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखिए, अलवणीय आवास जो है वो भी 2 तरीके के होते हैं। अलवणीय आवास है या तो वो स्थिर जल होगा या फिर कैसा होगा? प्रवाही जल। स्थिर जल का मतलब होता है आपका ऐसा पानी जो स्थिर अवस्था में रहता है, मतलब मूवमेंट शो नहीं करता। अब मूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि ये सोचो मैम पानी तो दिख रहा है हमें, पानी तो खूब हमको हिलता हुआ दिखता है, वाइब्रेट करता हुआ दिखता है। वाइब्रेशन से मतलब यहाँ उससे नहीं है कि मूवमेंट करता है, एक जगह से दूसरे स्थान पे जा रहा है, वो तो जाएगा ही पानी। यहाँ पर स्थिर और प्रवाही से मतलब है, जैसे आपने झरने देखे होंगे, ऊपर से बिल्कुल उनका फ्लो कैसे होता है? ऊपर से लगातार बहते रहते हैं। क्या एक जगह पे रुकते हैं? कभी नहीं रुकते। एक जगह का पानी दूसरी जगह, फिर दूसरी जगह का पानी कहीं और जाके शिफ्ट हो जाता है। तो झरने होते हैं वो लगातार बहते हैं। ऐसे नदियों का पानी भी कभी नहीं रुकता, लगातार बहता रहता है। तो 2 तरीके के जलीय हुए, स्थिर जलीय। स्थिर जलीय मतलब ऐसे शैवाल जो कि स्थिर जल में पाए जाते हैं, और स्थिर जल भी कौन सा होता है? अलवणीय। ठीक है, अब स्थिर जल कौन कौन से आवासों का होता है? या तो वो पोखर का होता है या फिर किसका होता है? झील हुआ, पोखर हुआ, आपका तालाब हुआ, इन सब का पानी कैसा होता है? स्थिर होता है। अब एक बार एग्जाम्पल भी देख लीजिए। स्थिर जल में पाए जाने वाले जो एल्गी होते हैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका कारा। इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे अपन। ये कारा हुआ। दूसरा आता है आपका उडोगुनियम। ठीक है, तो आपको ये एक एक एग्जाम्पल याद करना है, एनफ है। तो अलवणीय जल के स्थिर जल में कौन कौन सी एल्गी पाई जाती है? एक आपकी कारा और दूसरी आपकी उडोगोनियम। ठीक है, दूसरा आता है आपका प्रवाही जल। अब प्रवाही जल मतलब ऐसा पानी या ऐसा अलवणीय पानी जो लगातार निरंतर फ्लो करता रहता है, रुकता नहीं है, प्रवाहित रहता है। वो पानी किस किस का होता है? या तो नदियों का होता है या फिर किसका होता है? झरनों का होता है। अब नदी और झरनों के अंदर जो एल्गी हमको देखने को मिलती है, वो एल्गी का नाम क्या है? क्लेडोफोरा। और एक आपकी कौन सी आती है? पाइलियंस। ठीक है, तो ये था आपका अलवणीय आवास। अलवणीय आवास कितने प्रकार का? 2 प्रकार का,
स्थिर जलीय और दूसरा प्रवाही जलीय। स्थिर जलीय में एग्जाम्पल कौन कौन आ गए, कारा और ऊडोगुनियम, और प्रवाही जल में कौन आ गया, क्लेडोफोरा और आपका पाइरियम। ठीक है, दूसरा आता है आपका जल के आधार पर जो शैवाल है, वो दूसरा आता है लवणीय आवास। लवणीय आवास मतलब ऐसा आवास या ऐसा पानी जिसमें लवण की मात्रा होती है, सॉल्ट होता है, तो वो शुद्ध होगा कि अशुद्ध होगा, ऑब्वियसली अशुद्ध पानी होगा। तो ऐसे पानी में जो शैवाल मिलते हैं वो इस आवास में रहते हैं। इसके अंदर जो एग्जाम्पल आता है एल्गी में, वो कौन कौन से आते हैं आपका, एक्टोकार्पस और एक आपका पॉलीसाइफोनियम, ये रेड एल्गी है, ये हमारे कोर्स में भी है, ये दोनों आगे डिटेल में पढ़ेंगे इनको। फिर तीसरा है आपका गर्म जलयुक्त आवास। गर्म जलयुक्त आवास मतलब जो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पानी तक टेम्परेचर वाले पानी में पाए जाते हैं। यहाँ एग्जाम्पल आपका आता है साइटोनीमम। ठीक है, तो ये तीन थे आपके जल में, अलवणीय आवास, लवणीय आवास और तीसरा कौन सा हो गया आपका, गर्म जलयुक्त आवास। ओके, देखिए तो हमारा जलीय आवास कंप्लीट हो गया था। तीन तरीके थे, अलवणीय, लवणीय और गर्म जलीय आवास। ठीक है, दूसरा शैवालों का जो आवास है वो आता है आपका स्थलीय आवास। इंग्लिश में बोलते हैं इसको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अब स्थलीय आवास देखिए, स्थल मतलब जमीन, ऐसे एल्गी या शैवाल जो या तो जमीन की सतह पर पाए जाते हैं, सरफेस, या फिर जमीन के कहां पाए जाते हैं, अंदर की तरफ। ठीक है, या तो जमीन के अंदर मिलेंगे या जमीन की सतह पर पाए जाएंगे। वो सारे के सारे एल्गी कौन से आवास के अंदर रखे जाते हैं, आपके स्थलीय आवास के अंदर। अब स्थलीय आवास में भी देखिए जो सबसे पहले आता है सतही, मतलब ऐसे एल्गी जो जमीन की सतह के ऊपर ही पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल है आपका क्लेमाइडोमोनास, इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी केवल एग्जाम्पल याद रखने। दूसरा स्थलीय आवास में आता है आपका भूमिगत। भूमिगत मतलब ऐसे शैवाल जो जमीन की सतह के अंदर पाए जाते हैं, जमीन के अंदर ही भूमि में दबे हुए होते हैं। उनके अंदर कौन कौन आता है आपका, क्लोरेला और दूसरा आता है आपका नोस्टॉक। ठीक है, तीसरा आता है स्थलीय आवास में आपका वायवीय। वायवीय जो ऐसे एल्गी जो या तो मिलते हैं पेड़ों के तनों पर या उनकी पत्तियों पर। अब देखो, पेड़ों के तने और पत्तियों पर मिलते हैं तो इजीली वायुमंडल की आर्द्रता को या ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और एब्जॉर्ब करते भी हैं। तो ऐसे एल्गी जो कहाँ मिलते हैं, पेड़ों के तने पर या उनकी पत्तियों पर, उनको किसके अंदर रखा गया है, आपके वायवीय के अंदर। और वायवीय में एग्जाम्पल आता है क्रूकोकस। ठीक है, ये वैसे कोर्स में नहीं है क्रूकोकस हमारा, लेकिन यहाँ एक एग्जाम्पल हो गया। अब इंग्लिश टर्म भी सुन लो, सतही मतलब आपका सरफेस, भूमिगत मतलब अंडरग्राउंड, और वायवीय मतलब होता है एरियल। तो सतह पर मिलने वाले, भूमि पर मिलने वाले, और आपका तीसरा हवा में मिलने वाले, पेड़ों की तने और पत्तियों पर मिलने वाले। तो ये था आपका स्थलीय आवास। ठीक है, तो जलीय आवास, स्थलीय आवास, और तीसरा आपका लास्ट है असामान्य आवास या एबनॉर्मल हैबिटेट। असामान्य आवास देखिए कई प्रकार के हो सकते हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहला आता है अधिपादपीय आवास, शैवाल लिख लो या आवास। तो अधिपादप का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में अधिपादप को बोलते हैं एपिफाइट्स। मतलब इसके अंतर्गत, इस आवास के अंतर्गत ऐसे शैवाल आते हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, वो दूसरे पादपों की सतह पर पाए जाते हैं। उसके अंदर एग्जाम्पल आपका क्या आता है, कोलियोकीट। ठीक है, उसके बाद असामान्य आवास में दूसरा आता है जंतु शरीर। तो कुछ ऐसे एल्गी भी होते हैं जो जंतुओं की शरीर के या तो सतह पर मिलते हैं या उनके अंदर भी पाए जाते हैं। उसमें एग्जाम्पल आता है ऑसिलोटोरियम। ठीक है, तीसरा आता है शेल। शेल का मतलब होता है पहाड़ या पर्वत। तो ऐसे एल्गी जो किस पे पाए जाते हैं, पहाड़ों पर, शेल पर या पर्वतों पर, उनको भी किस आवास में रखा गया है, असामान्य आवास। और यहाँ एग्जाम्पल आपका क्या आता है, डायटम्स। ठीक है, चौथा आता है आपका परजीवी। परजीवी की इंग्लिश में बोलते हैं पैरासाइट, सबने पढ़ा है। पैरासाइट मतलब ऐसे जीव
जो कि दूसरे जीवों की या तो आंतरिक सतह में या उसकी बाहरी सतह पर पाए जाते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो पैरासाइटिक जो एल्गी है उनमें आता है आपका सिपेल्यूरस। सिपेल्यूरस एक वो एल्गी है जो चाय व कॉफी की पत्तियों पर देखने को मिलता है। तो ये पैरासाइट के रूप में होगा, चाय या कॉफी की पत्तियों को या चाय या कॉफी की जो पत्तियां उनके द्वारा स्रावित पदार्थों को ये अपने भोजन के रूप में काम में लेता है। तो कुछ ये असामान्य आवास है, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है आपका शैवालों का आवास। 3 तरीके का हो गया, जलीय, स्थलीय और एक आपका असामान्य आवास। तो आप जितना नोट कर सकते हैं बोर्ड से नोट कर लीजिए। बाकी का नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा नोट्सों की, नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके आवास कंप्लीट है।